अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने सेकंड चैप्टर का सेक्शन 2.3 स्टार्ट किया हुआ है। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उससे हमें कैसे पता चलता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मुख्तलिफ है। हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक देखना है उस टॉपिक का नेम है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी हेल्प से हमें ये कैसे पता चल सकता है कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली दो तरह की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो देखेंगे। अच्छा, पहले आपको मैं ये बता दूं कि सेक्शन 2.3 में हम देख के आ रहे हैं, जो हमने पिछला लेक्चर देखा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का और जो ये हम लेक्चर देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज का, ये दोनों पार्ट हैं सेक्शन 2.3 के। और सेक्शन 2.3 जो है उसके अंदर हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कहते हैं कि इस तरह से एलिमेंट्स की है या फिर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं एटम्स के अंदर, उसके लिए तजर्बाती सबूत हैं वो हम देख रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसने पिछले लेक्चर में ये साबित किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हर एलिमेंट की मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी हेल्प से हम साबित करेंगे कि किस तरह से जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स में मुख्तलिफ शेल्स होते हैं और मुख्तलिफ एटम्स के अंदर या फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर मुख्तलिफ तादाद होती है शेल्स की, या फिर कब शेल्स की तादाद सेम रहती है जैसे कि पीरियड में सेम रहती है और कब शेल्स नए ऐड होते हैं जैसे ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नए शेल्स ऐड होते हैं। तो अब दो तरह की यहाँ पे हम आयोनाइजेशन एनर्जीज देखेंगे जिनसे हमें ये सबूत मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। पहली जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे वो हमारे पास होगी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट का एटम लेंगे, उसी एटम में से वन बाय वन हम सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, उसके अंदर होंगे 3 शेल्स। 3 जो शेल्स होंगे, जब आप बाहर वाले शेल में से मिसाल के तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब आप निकालेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि एक ही शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। लेकिन जब दूसरे शेल में से फॉर एग्जांपल दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको इन 8 में से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो पहले आपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी थी उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिर ये साबित हो जाएगा कि नया शेल आ गया इसलिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ गई है क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो गए। तो इस तरह से जो एक ही एलिमेंट है उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आप देखेंगे। सक्सेसिव का मतलब यह है कि एक के बाद दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी कि जैसे आपके पास एनर्जी का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि नया शेल आ गया। ठीक है, इस तरह से आप शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की हेल्प से। उसके बाद जो हम दूसरी यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स की हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज देखेंगे। तो यहाँ से फिर हमें ये पता चलेगा कि जो पीरियड है उसके लॉन्ग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो बढ़ती जाती हैं क्योंकि शेल्स नए ऐड नहीं होते लेकिन चार्ज बढ़ता जाता है, और नीचे ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है क्योंकि नए शेल्स आते जाते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना आसान होता जाता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो दोनों एनर्जीज जो है इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि बेसिक यहाँ पे जो हमारा पर्पज़ है इस टॉपिक को पढ़ने का वो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हुए हमने ये बताना है कि किस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स हैं और कब हम नए शेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने या फिर किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये हमें पता चलेगा यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कहते हैं एनर्जी लेवल्स को। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स इज़ देयर एनर्जी। मुख्तलिफ तरह के जो शेल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो मेजर डिफरेंस होता है वो उनकी एनर्जी का होता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कुछ और होगी, पहले वाले की एनर्जी कुछ और होगी। इसका ये मतलब है। ठीक है, इनके दरमियान ये बेसिक फ़र्क है। We can investigate the electronic configuration of the atoms by measuring experimentally the energies of the electrons within them। अब देखें, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एटम्स की उसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके बारे में आप कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, उसका यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटम्स की उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग एक्सपेरिमेंटली, कि हम तजर्बाती तौर पे मेजर करें। क्या मेजर करें? दी एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन दैम, कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। अगर आपके पास जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी अगर आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल जाए तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं इनको मेजर करके आप ये कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज पता लगा सकते हैं उनकी एनर्जीज का, और जो शेल्स हैं
एटम्स के अंदर, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एटम की वो आप बता सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जीज आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन टू वेज। देखें, दो तरह से आप आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पता लगाने के लिए। पहला क्या तरीका है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही आपके पास एलिमेंट होगा, उसी की आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो देखेंगे। सक्सेसिव का मतलब ये कि एक के बाद दूसरी, यानी कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको शेल्स जो उनके बारे में पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर एलिमेंट की आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आप सब में से निकाल के देखेंगे कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो दो तरीके हैं, एक ही एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें से आपको एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका पता चला सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला हम तरीका देख रहे हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है एक ही एलिमेंट की, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट, वी कैन लुक एट एन एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। अब हमारे पास एक खास एलिमेंट का जो एटम है उसके ऊपर अगर आप देखें, एंड मेजर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स वन बाई वन। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वन बाई वन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो अगर आप देखें तो आपके पास अगर एलिमेंट एक्स है उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको ये एनर्जी देनी पड़ी, और वो एलिमेंट का जो एटम है वो बन गया एक्स प्लस आइन, ठीक है, यानी कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो पॉजिटिव आइन बन गया। उसके बाद ये जो पॉजिटिव आइन है इसमें से आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा और एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें से जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है डेल एच आई वन, ये दूसरी है, ये तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये आपने काम कब तक करना है ये यहाँ पे आगे लिखा है, वी कैन कंटिन्यू टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम अंटिल ओनली द न्यूक्लियस इज लेफ्ट। ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल रहे हैं एक एटम से, ये आप तब तक निकाल सकते हैं जब तक सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस बच जाए, ठीक है। वी कॉल दिस सीक्वेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस होता है आयोनाइजेशन एनर्जीज का या फिर आयोनाइजेशन एनर्जीज की, जो आपके पास तरतीब होती है, इसको आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से तरतीब के साथ ये चलती हैं। The successive ionization energies show clearly the arrangement of electrons in shells around the nucleus। तो ये जो आपके पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं ये वाज़ेह तौर पे आपको ये शो कर देती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स के अंदर उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपको क्या बताती हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, बल्कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको ये बताती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स के अंदर मौजूद हैं। शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती हैं ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। कैसे इंफॉर्मेशन देती हैं वो अब नीचे लिखा हुआ है। इफ़ वी टेक दी मैग्नीशियम एज एन एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नीशियम को ले लें एक मिसाल के तौर पे, एंड मेजर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सक्सेसिवली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड, द थर्ड एंड सो ऑन। अगर आप इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबको अगर आप वन बाई वन निकालना शुरू कर दें तो फिर होगा क्या, वो अब यहाँ पे लिखा हुआ है। We obtain a graph when the ionization energies values are plotted against number of electrons as in figure 2.4। जो आपके पास फिगर 2.4 है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, कि आप इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी log 10 आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ये बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इनका log 10 ले लेंगे सबका तो आपका जो स्केल है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ये ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है log 10। अच्छा, उसके बाद देखें आपने जो, अच्छा देखें यहाँ से ग्राफ पढ़ने से पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो ग्राफ हमारे पास है इसको हम डिटेल में देखेंगे, और ये हम देखेंगे हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह से हमें बता रहा है कि इसमें 3 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। दिस प्लॉट शोज दैट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्राम दी वैलेंस शेल टू दी इनर शेल्स। अब देखें ये जो प्लॉट यहाँ पे बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है, आपको ये दिखाता है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं ये बढ़ती हैं जब आप वैलेंस शेल से जो इनर शेल्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर शेल्स के वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए उनको निकालना मुश्किल होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्राम द आउटर मोस्ट शेल एंड रिक्वायर लोअर एनर्जी फॉर देयर रिमूवल। अब देखें दो आप जो एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब आप निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल में से तो इनके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीशियम को तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इन दोनों को निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए
वो कम होगी क्योंकि ये दूर दूर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आएंगे, इनके ऊपर, तो इनके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ अब आगे लिखी हुई है। बट ए लार्जर या फिर बट ए लार्ज इंक्रीज अकर्स व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड। लेकिन जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आपका जो इंक्रीज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसको अब देख ही लेते हैं हम ग्राफ से। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो मैग्नीशियम है उसके यहाँ टोटल 3 शेल्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तीसरे शेल के, ठीक है, क्योंकि जो वैलेंस शेल है वो तीसरा है। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जब दूसरा निकालेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो फिर आप दूसरे शेल में आ गए, क्योंकि तीसरे के तो दोनों पहले निकल चुके हैं। तो तीसरा जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप आ गए दूसरे शेल के अंदर। दूसरे शेल का जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये बहुत ऊपर जंप कर गया। अगर आप देखें तो पहला जो इलेक्ट्रॉन था पहले शेल का, यानी कि तीसरे शेल का जो वैलेंस शेल है उसका, तो उसके लिए आपको एनर्जी कम चाहिए थी। लेकिन जैसे ही आप दूसरे शेल में ट्रांसफ़र किए हैं तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको निकालने के लिए, फिर अगले को निकालने के लिए और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए। दूसरा जो आपके पास शेल है इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से जब आप इन सबको 1 बाय 1 निकाल रहे हैं तो हर आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एनर्जी पिछले से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा शेल ख़त्म हुआ है, दूसरे शेल के आपने जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो पीछे आपके पास जो पहला शेल है यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरे शेल के जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश की है, अपने पहले शेल की इनर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जब आपने निकालने की कोशिश की तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसने सेकंड जंप लिया है, मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले ये थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी तीसरे शेल के अंदर, क्योंकि तीसरा शेल दूर था। लेकिन जैसे ही आप दूसरे शेल के अंदर गए हैं, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन आपने निकालने शुरू किए तो इसने पहला जंप यहाँ पे लिया, फर्स्ट जंप इसने लिया है। तो फर्स्ट जंप जो है इसने साबित किया कि दूसरा जो शेल है ये अब शुरू हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स अब निकलने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी में देनी पड़ी है तो दूसरे शेल में आ गए। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा एनर्जी जो है वो बढ़ती गई, थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। लेकिन जैसे ही आपने पहला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश की तो एनर्जी ने यहाँ पे सेकंड जंप लिया। जब सेकंड जंप लिया एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ गई। तो सेकंड जंप की वजह से आपको पता चला कि पहला शेल जो है वो शुरू हो गया है, इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको निकालना मुश्किल हो गया है। तो फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना और मुश्किल हो गया। देखें अब यहाँ से आपको कैसे पता चला मैग्नीशियम से कि इसके अंदर 3 शेल्स हैं। यहाँ से आपको पता चला कि जो जंप हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो एनर्जी ने 2 जंप लिए हैं, इन 2 जंप्स ने आपको बताया कि इसके अंदर 3 शेल्स हैं। पहले जो तीसरा शेल है उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, दोनों थोड़े से फ़र्क से निकल आए। लेकिन जैसे ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको ये सबूत मिल गया कि अब दूसरा शेल शुरू हो गया है, इसीलिए एनर्जी का फ़र्क बढ़ गया, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ गई है। तो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब ख़त्म हुए तो उसके बाद आ गया दूसरा जंप। जब दूसरा जंप आया तो फिर आपको और सबूत मिल गया कि अब तीसरा शेल शुरू हो गया, यानी कि पहला इनर मोस्ट शेल शुरू हो गया है, इसीलिए इनको हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो आपको यहाँ से सबूत मिल गया कि इसके अंदर 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की हेल्प से ये सबूत मिलता है कि किसी एलिमेंट के अंदर किस तरह से एक से ज़्यादा शेल्स मौजूद हैं। किस तरह से पता चलता है, रिपीट कर लेते हैं। जो आखिर वाला शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान, पहला जंप आया एनर्जी के अंदर तो पता चला कि अब शेल जो है वो चेंज हो गया। इनको निकालना पहलों की निस्बत मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही दूसरा जंप आया तो आपको पता चल गया कि अगेन अब शेल चेंज हो गया है, हम पहले शेल में पहुंच गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ठीक है। देखें जितना ये निशान ऊपर होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस साइड के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है या फिर जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं उनके बारे में बताती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं बट ए लार्ज इंक्रीज अकर्स व्हेन दी थर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड। लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो बहुत ज़्यादा लार्ज आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल हैव बीन रिमूव्ड। अब ये वही बात हो रही है कि जब आपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो जब आपने अगले इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं दूसरे शेल के तो फिर क्या होगा, द नेक्स्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द शेल दैट इज़ वेरी मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जब दूसरा जो शेल है उसमें से जब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो शेल तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो वहाँ से निकालना मुश्किल है, इसलिए आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसने जंप लिया है, ठीक है। तो आपको पता चला कि अब दूसरा शेल शुरू हो गया। द नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि आपने दूसरे शेल का जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरे शेल में थे 8 इलेक्ट्रॉन, जब पहला निकाल लिया तो दूसरे में बाकी 7 बच गए। तो बाकी जो अब 7 निकालेंगे अब दूसरे में से तो उनके दरमियान एनर्जी का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड सक्सेसिवली फ्रॉम द सेकंड शेल एंड ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। ग्रेजुअल का मतलब ये है दर्जा बदर्जा, थोड़ा थोड़ा करके जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। कैसे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला
8 में से, तो बाकी कितने बच गए? 7 बच गए। तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी में, अचानक से इंक्रीज़ नहीं हुआ। जब सेकंड जंप होगा, अचानक इंक्रीज़ होगा, तो फिर आपके पास ये सबूत आ जाएगा कि अब अगला शेल जो है वो शुरू हो गया। ठीक है। ए सिमिलर बट मच मोर एनॉर्मस जंप, इसी तरह का जंप लेकिन बहुत बड़ा जंप, दूसरा जंप आपको कब नज़र आते हैं? अकर्स व्हेन दी 11th एंड 12th इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जब आप 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कौन सा है 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन? वो ये है। ठीक है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों, ये 11वां और 12वां, ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये 12वां। जब ये दोनों आप निकालते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखें जो जंप था इसकी निस्बत यहाँ पे और बड़ा जंप आ गया, तो इसीलिए आपको पता चला कि आपने अब शेल में शिफ्ट किया, फिर आपने शेल शिफ्ट किया है, या फिर आप पहले शेल में पहुँच गए। ठीक है। A similar but much more enormous jump occurs when the 11th and 12th electrons are removed, जब 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। तो इसी तरह का लेकिन बहुत बड़ा आपको जंप देखने को मिला है। These electrons are removed from the first shell, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने पहले शेल में से निकाले हैं, राइट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब हैं। Hence इसलिए ओवरऑल वी ऑब्जर्व 2 लार्ज जंप्स, तो इसलिए हमें ओवरऑल कितने लार्ज जंप यहाँ पे देखने को मिले हैं? 2 जंप देखने को मिले हैं। इन दी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमने मैग्नीशियम की देखी हैं, इनके अंदर हमें 2 लार्ज जंप देखने को मिले हैं। दीज 2 लार्ज जंप्स इन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी गुड एविडेंस। अब ये जो 2 लार्ज जंप आपको मिले हैं ये सबूत है इस चीज़ का, किस चीज़ का? दैट द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीशियम एटम एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट शेल्स, कि जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मौजूद हैं। यही बात मैंने स्टार्ट में की थी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, कि आप ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, ये जो हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करेंगे, इसका मकसद ये है कि हमें पता चले कि शेल्स कितने हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, तो जब आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे किसी भी एलिमेंट की, तो आपको शेल्स की तादाद पता चलेगी। और शेल्स की तादाद आपको कैसे पता चलेगी? जंप से पता चलेगी। ठीक है, पहला जंप लगा तो इसका मतलब है आपने आखिरी से दूसरे शेल में शिफ्ट किया। उसके बाद जब दूसरा जब जंप लगा तो फिर आपको पता चला कि आपने दूसरे शेल से अब तीसरे में शिफ्ट कर लिया है। ये जंप से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि 2 इसने सक्सेसिव जंप जो लगाए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ने, यहाँ से आपको एविडेंस मिल गया कि इसके अंदर टोटल 3 शेल्स हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं ये किस तरह से हमें शेल्स की तादाद के बारे में बताती हैं। उसके बाद हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बाद हमने देखना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को, कि ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये टॉपिक इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखने होंगे। देखें वहाँ पे जो हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज देखी थी, वहाँ पे एनर्जीज तो हम सक्सेसिव देख रहे थे, यानी कि एक ही एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे। वहाँ पे हम एलिमेंट एक ही डिस्कस कर रहे थे एक टाइम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज देखेंगे, ये आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एनर्जीज एक ही टाइम के ऊपर देख रहे होंगे। तो यहाँ से फिर आपको ट्रेंड्स मिलेंगे। ठीक है, क्या ट्रेंड्स मिलेंगे वो अब यहाँ पे हम देखते हैं। The second way in which ionization energies show us the details of electronic configuration is to look at how the first ionization energies of elements vary with atomic numbers। अब दूसरा जो आपके पास तरीका है कि आयोनाइजेशन एनर्जीज किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तफसील बताती हैं, वो ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उस तरह से किस तरह से इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं एलिमेंट्स की, वो किस तरह से तब्दील होती हैं। ठीक है, तो इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिगर 2.5 शोज अ प्लॉट फॉर द फर्स्ट 88 एलिमेंट्स। दिस ग्राफ टेल्स अस द फॉलोइंग। आपके पास फिगर 2.5 है, यहाँ पे ग्राफ मौजूद है फर्स्ट 88 एलिमेंट्स का। यहाँ पे इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं ये लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 88 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। 88 तक जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एलिमेंट की यहाँ पे लिखी हुई आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उतना ही उसका जो डॉट है वो ऊपर मौजूद है। ठीक है, लिथियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ये है। उसके बाद आगे आपके पास कोई और एलिमेंट है उसका डॉट ऊपर जा रहा है, फिर डॉट नीचे आ रहा है, फिर डॉट ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं इनकी आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई हुई हैं। और ये जो ग्राफ है ये मैं देखें बताता क्या है, ये हमने अब देखना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ग्राफ के बारे में, ये हमने यहाँ पे देखने हैं। ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक। जो भी आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है टेक्स एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन है एटम में से अगर आप निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एज वी गो डाउन अ पार्टिकुलर ग्रुप, जैसे ही हम एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्राम हीलियम टू नियॉन टू आर्गॉन, अगर आप हीलियम से नियॉन पे जाएँ फिर आर्गॉन पे जाएँ, या फिर और फ्राम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम
या फिर अगर आप लिथियम से जाएं सोडियम पे फिर पोटासियम में, यानी कि पहले ग्रुप के अंदर अगर आप नीचे हैं तो फिर होगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो कम हो रही हैं। अब देखिए कैसे कम हो रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पहला ग्रुप देखें, ये आपके पास पहला ग्रुप है, ठीक है, लिथियम है सबसे पहले, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब देखें इससे ऊपर हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है तो उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे। लिथियम जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास है सोडियम, इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद पोटेशियम है, इसकी एनर्जी और कम है, ठीक है। इस तरह से आप अगर देखें तो एनर्जी जो है पहले ग्रुप के अंदर कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके पास जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। अगर आप पहला पीरियड देखें तो ये आपके पास जो है वो पीरियड 2 है, ठीक है। पहला जो पीरियड है आपके पास उसमें होता है हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन जो दूसरा पीरियड है उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप दूसरा पीरियड देखें इसका ट्रेंड, तो दूसरे पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अगला जो आपके पास तीसरा पीरियड है उसके अंदर भी यही ट्रेंड है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे ऐसा पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट के ऊपर मूव कर रहे हैं। वैसे ये चीज़ हमने डिटेल में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक है वहाँ पे डिटेल में पढ़ ली है, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आगे ये लिखा हुआ है द लार्जर दी एटम, जितना एटम बड़ा होगा, क्योंकि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नई शेल्स ऐड होने की वजह से एटम बड़ा होता जाता है। एटम जितना बड़ा होगा द ईजियर इज़ टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा। एक्चुअली असल में डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होता है वो कम होता है। हैंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ईजियर, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल है वो आसान हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है। उसके बाद देखें पीरियड के अंदर क्या कहते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जीज जनरली इंक्रीज ऑन गोइंग अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो आमतौर पर बढ़ती हैं। द ग्रुप 1 एलिमेंट्स द अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन ईच पीरियड, जो भी आपके पास पीरियड होगा उस पीरियड के अंदर जो आपके पास ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि अल्कली मेटल्स हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो उनकी देखें कैसे कम है, आप देखें दूसरे पीरियड को, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम किसकी है, लिथियम की, अल्कली मेटल है। तीसरा पीरियड देखें इसमें सबसे कम किसकी है, सोडियम की है, ये अल्कली मेटल है। चौथा अगर आप पीरियड देखें तो इसमें सबसे कम किसकी है, पोटेशियम की, अल्कली मेटल है। तो जिस पीरियड के अंदर भी आप जाएंगे तो सबसे कम आपको जो आयोनाइजेशन एनर्जी नज़र आएगी वो आपको अल्कली मेटल की नज़र आएगी, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स जो इनकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। एंड द नोबल गैसेज हैव द हाईएस्ट, लेकिन जो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं इनकी आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। ग्राफ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियॉन की सबसे ज़्यादा इस पीरियड के अंदर, तीसरे पीरियड के अंदर जो आर्गॉन है उसकी सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह से आगे जो नोबल गैसेज हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है अपने पीरियड के अंदर। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट अक्रॉस द पीरियड, ये इस वजह से है कि पीरियड के अलॉन्ग जब आप जाते हैं शेल नंबर रिमेन्स द सेम, तो जो शेल नंबर है वो एक ही रहता है, शेल्स की तादाद एक ही रहती है, ठीक है, शेल्स नए ऐड नहीं होते। एज ए प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो फिर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन दी सेम शेल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। देयरफॉर इसीलिए न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करता है, इसलिए उनको निकालना मुश्किल होता है। एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, इसीलिए पीरियड के अलॉन्ग जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है। अब देखें यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चली है, ये जो आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखी है डिफरेंट एलिमेंट्स की, देखें यहाँ से आपको पता ये चला है कि जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट के ऊपर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाती हैं। इससे आपको ये पता चला कि जो शेल्स हैं वो नए ऐड नहीं हो रहे, बल्कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज जो वो बढ़ रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो शेल्स हैं उनकी तादाद नहीं बढ़ रही। यहाँ पे देखें शेल्स की तादाद ना बढ़ना आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने के बारे में नहीं बता रहा। आयोनाइजेशन एनर्जी का ज़्यादा होना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए कि पीरियड में ज़्यादा होना आपको ये बता रहा है कि शेल्स नए शामिल नहीं हो रहे, शेल्स की तादाद एक ही है। और ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ें कम हो रही हैं, इसका मतलब ये कि नए शेल्स जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने अब देखा कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किस तरह से हमें एनर्जी लेवल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे हमने दो तरह की आयोनाइजेशन एनर्जीज को स्टडी किया है। पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट का जो एटम होता है उसी में से हम जब सारे इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन निकालते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज हमें ये बताती हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ शेल्स मौजूद हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके अंदर हमें जंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज देखते हैं
तो फिर हमें शेल्स की तादाद का पता चलता है कि जो पीरियड है उसके लॉन्ग शेल जो है वो नए शामिल नहीं होते, लेकिन ग्रुप के लॉन्ग जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नए शेल्स जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ हमारा जो सेक्शन 2.3 है वो मुकम्मल हो गया है। इस सेक्शन 2.3 के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए वो क्या हैं। इस सेक्शन के अंदर हमने 2 एविडेंसेस देखे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो हमें क्या बताता है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट उसके बारे में क्या बताती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे।